आज के वीडियो में हम ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण किया जाता है वो मुख्य रूप से किया जाता है ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर, अर्थात ज्वालामुखी में जो विस्फोट होता है किस प्रकार का विस्फोट होता है, तीव्र विस्फोट होता है कि मध्यम प्रकार का या बिल्कुल निम्न गति का विस्फोट होता है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। या वर्गीकरण किया जाता है उद्गार की अवधि के आधार पर, या विस्फोट की अवधि कितने समय तक क्रियाशील रहती है, या विस्फोट कितने समय पहले हुआ, अब कब होने की संभावना है, या विस्फोट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर वर्गीकरण, उद्गार या विस्फोट। उद्गार के आधार पर इसमें सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, उद्गार या विस्फोट वाले ज्वालामुखी। और दूसरा विस्फोट होता है दरारी उद्गार या विस्फोट वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं इनमें विस्फोट काफी तीव्र गति से होता है, प्रचंड रूप से होता है, और इसमें धूल, गैसें और जलवाष्प और पत्थर और चट्टानों के टुकड़े और पिघला हुआ लावा, इसके निकलने की मात्रा काफी अधिक होती है और काफी तीव्र होती है। अब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी जो इसमें विस्फोट होता है वो तीव्र गति से होता है, इसका लावा अत्यंत चिपचिपा होता है। इनमें सबसे पहले आता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी में निकला हुआ लावा काफी पतला होता है और इसमें लावा निकलने की जो तीव्रता होती है कुछ कम होती है, और इसमें जो लावा निकलता है वो छोटे छोटे जो गुच्छे होते हैं उसके रूप में लावा निकलता है, छोटे छोटे गेंदों गुच्छे के रूप में लावा निकलता है। जब ये लावा बाहर निकलता है तो लावा निकलने पर जब हवा चलती है तो वो लावा के जो गुच्छे होते हैं, एक बाल जो पीले बाल होते हैं या लाल बाल होते हैं उसके रूप में वो हवा के कारण फैल जाते हैं और बालों के रूप में वो लावा बाहर निकलता है। और इसलिए इसे, इस प्रकार के लावा को जो हवाई तुल्य के निवासी होते हैं वो पेले के बाल कहते हैं। वहां पेले एक देवी मानी जाती है, पेले के बाल कहते हैं। और हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, और प्रशांत महासागर के जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट है उससे काफी दूर हवाई तुल्य ज्वालामुखी पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे वाले द्वीप है। इसमें मुख्य रूप से किलाविया, किलाविया ज्वालामुखी है इसमें मुख्य रूप से। और हवाई तुल्य ज्वालामुखी में जो गन्ने की उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि हवाई तुल्य ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस लावा के निकलने और जमने से वहां काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। वहां सैकड़ों वर्षों से गन्ने की खेती हो रही है और उसमें ज्यादा उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके अलावा हवाई तुल्य ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में जो जो द्वीप है जहाँ गन्ने की खेती होती है वो चारों तरफ समुद्र अर्थात प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं, जिससे उन्हें समुद्र की नमी वाली हवाएं मिलती हैं गन्ने को या गन्ने की फसल को, जिससे उनमें रस की मात्रा काफी अधिक हो जाती है। और सर्वाधिक जो उत्पादन होता है गन्ने में चीनी की प्रशंसा पाई जाती है, परसेंटेज पाया जाता है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी वाले क्षेत्र है, द्वीप है, उनमें जहाँ गन्ना पैदा वहां पाया जाता है। इसके बाद दूसरा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के आधार पर दूसरा जो वर्गीकरण है या प्रकार है स्ट्राम्बोली तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में लावा हवाई तुल्य ज्वालामुखी की अपेक्षा थोड़ा कम पतला होता है, और यह भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप जो कि सिसिली द्वीप है, सिसिली, सिसिली आइलैंड है, इसके उत्तर में जो लिपारी द्वीप है वहां पे स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी पाया जाता है, और एक इटली के कब्जे वाला द्वीप है। और स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में जो निकला हुआ लावा होता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी की अपेक्षा थोड़ा कम पतला होता है, और इसमें जो लावा और गैसें होती हैं रुक रुक कर बाहर निकलती रहती है, लगातार निकलती रहती है। और एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी है जिसमें 24 घंटे गैसें और लावा और
इसके अलावा जलवाष्प बाहर निकलती रहती है। और स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो लव निकलती है, लावा निकलता है, गैसें निकलती है, आग निकलती है, वो 10-12 किलोमीटर दूरी तक वो दिखाई पड़ती है, उसकी रोशनी दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात करेंगे आगे बल्कैनियन तुल्य ज्वालामुखी। बल्कैनियन तुल्य ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट होता है। भयंकर विस्फोट होने का कारण यह है कि इसका जो लावा होता है स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की अपेक्षा काफी अधिक गाढ़ा होता है, और लावा जब निकलता है एक पतली नली से होकर, यहां से लावा जब बाहर निकलता है तो यहाँ पे जम जाता है, यहाँ पे डाट लग जाती है, अवरोध पैदा हो जाता है। इसके बाद पुनः जब गैसें दबाव डालती हैं बाहर निकलने के लिए, तो तीव्र विस्फोट के साथ यह भाग ऊपर उड़ जाता है और भयंकर विस्फोट होता है, और इस प्रकार बल्कैनियन तुल्य ज्वालामुखी है उनका निर्माण होता है। और बल्कैनियन तुल्य ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद जो धूल और गैस निकलती है, ऊपर निकलने के बाद एक बादल की आकृति बना लेती हैं, फूल गोभी की आकृति में, काफी ऊंचाई लगभग 8-10 किलोमीटर ऊंचाई तक भयंकर विस्फोट होने के बाद। और बल्कैनियन तुल्य ज्वालामुखी है वो लिपारी द्वीप में पाए जाते हैं। लिपारी द्वीप के पास, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप के पास ये पाए जाते हैं। वहां पे एक स्थान है बल्कैनो, उसके नाम से ही बल्कैनियन तुल्य ज्वालामुखी का नाम पड़ा है। इसके बाद आगे आता है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, और इसका लावा सर्वाधिक गाढ़ा और चिपचिपा होता है। सर्वाधिक गाढ़ा और चिपचिपा होने का अर्थ है इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो 75% से भी अधिक होती है, और साथ ही साथ ये लावा अम्लीय लावा होता है, अम्लीय लावा होता है। और इसमें जो इस लावे का घनत्व काफी अधिक होता है। जब पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो काफी ऊंचाई तक गैसें जाती हैं और लावा निकलता है। लावा एक ढाल के सहारे, विस्फोट होने के बाद लावा एक ढाल के सहारे बहता है काफी तीव्र गति से, और इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक नापी गई है। और बहता है तो इसे नुई आर्डेंट कहा जाता है। नुई आर्डेंट कहा जाता है अर्थात जलता हुआ बादल इसे कहा जाता है। इस बहते हुए जो लावे को जलता हुआ बादल कहता है, जो ढाल के सहारे बहता है। और साथ ही साथ पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण दिया जाए तो 1902 में मार्टिनिक द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह के पास मार्टिनिक द्वीप है, वहां पे इसका विस्फोट 1902 में हुआ था। इसके अलावा 1883 में सुंडा जल डमरू मध्य जो कि जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। जावा सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया वहां स्थित है, वहां इसका विस्फोट 1883 ईस्वी में हुआ था। और इस विस्फोट के कारण समुद्र में काफी ऊंची लहरें उठी थी, लगभग 120 फुट ऊंची लहरें उठी थी, और बहुत तेजी से भूकंप आया था। और इसके अलावा इसकी जो आवाज है, इसकी आवाज संयुक्त राज्य अमेरिका तक इसकी आवाज सुनी गई थी। जो क्राकाताओ ज्वालामुखी है, क्राकाताओ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था 1883 में सुंडा जल डमरू मध्य में, जावा सुमात्रा के बीच में। इसके अलावा इसमें जो धूल राख गैसें निकली थी, इससे करीब 10-12 साल तक, लगभग ये कुछ विद्वान ये बता रहे 19 साल तक टेम्परेचर पृथ्वी का लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर गिर गया, क्योंकि ऊपर धूल राख और गैसें जम गई थी वातावरण में, समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश था पृथ्वी पर आना कुछ कम हो गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे कौन सा ज्वालामुखी है। और पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का अन्य उदाहरण दिया जा सकता है फिलीपींस, जो देश है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, इसमें एक ज्वालामुखी हिबिक, यह भी पीलियन तुल्य अर्थात सर्वाधिक जो विनाशकारी और विस्फोटक ज्वालामुखी है उसमें उसका नाम आता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी।
विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। इसमें जो लावा होता है, जब यहाँ पे नली में जम जाता है तो उसमें गैसें निकलती है, लावा निकलता है, लावा जम के डाट का रूप ले लेता है, तो काफी तीव्र विस्फोट के साथ ये ऊपर गैसें पहुंचती हैं और इसमें भी जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी की तरह गोभी के आकार का ये आकृति बन जाती है, जो धूल और गैसों और बादल की आकृति होती है, और साथ ही साथ इससे थोड़ी बहुत वर्षा भी हो जाती है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी के अंतर्गत। और इसमें जो ज्वालामुखी है इसे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं, क्योंकि जो प्लिनी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम इसे रिकॉर्ड किया था। इसके बाद हम बात करते हैं आगे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार या दरारी विस्फोट वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी में जो विस्फोट होता है वो शांत प्रकृति का होता है। शांत अर्थात इसमें जो लावा निकलता है वो धीरे धीरे निकलता है, और जो चट्टानों के टुकड़े बहुत कम मात्रा में निकलते हैं और ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते हैं। ये मान के चलिए इसमें लावा धीरे धीरे ऐसे दरार से निकल के लावा धीरे धीरे बहता रहता है दोनों साइड में, और बहने के बाद यहाँ पे जो लावा किनारे किनारे जमता जाता है, यहाँ पे नई चट्टानों का निर्माण होता रहता है। और साथ ही साथ जब ये लावा काफी अधिक मात्रा में अब कई लाखों या करोड़ों वर्षों तक बहता रहता है, तो ये लावा एक पठार का निर्माण करता है। पठार का निर्माण करता है। साथ साथ इस लावा में सिलिका की मात्रा काफी कम होती है, और ये बेसिक लावा होता है, ना कि अम्लीय लावा होता है। और जब पठार जम जाता है तो ये काली मिट्टी का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में जो दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जो भारत की सर्वाधिक बड़ी भूआकृति है, भूस्थलाकृति है, उस पठार का निर्माण जो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही इस पठार का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ जो कोलंबिया का पठार है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में कोलंबिया का पठार, और इसके अलावा आइसलैंड का पठार जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, यह दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं, उनके उदाहरण है, उनसे बनी स्थलाकृतियां हैं। और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है जो मानव के लिए काफी लाभदायक है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि इन क्षेत्रों में जैसे भारत में कपास की खेती दक्कन के पठार पर की जाती है काली मिट्टी में। इसके अलावा जो अन्य ज्वालामुखी क्षेत्र वहां किसी ना किसी फसल की खेती की जाती है, जैसे गन्ने की खेती या गेहूं की भी खेती कुछ मामलों में हो सकती है। इसके बाद आगे बात करेंगे उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी उद्गार की अवधि या जो विस्फोट है कितने समय तक क्रियाशील रहता है ज्वालामुखी के अंतर्गत, उसके आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी को कहते हैं जिनमें उद्गार लगातार या विस्फोट लगातार 24 घंटे या 12 मास होता रहता है, और ऐसे ज्वालामुखियों की संख्या काफी अधिक है सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो परिप्रशांत महासागर की अग्नि मेखला है उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, सामुद्रिक प्लेट है, वो जो यूरेशियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, उससे टकरा रही है, उससे आगे बढ़ रही है, जिससे वहां जो प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट अधिक घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है, और लगभग 750 किलोमीटर गहराई में ये प्लेट पिघल जाती है, भूकंप आते हैं और चट्टानें पिघलती हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण, और यहाँ ये ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। इसे बेनियाफ मंडल या बेनियाफ जोन कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और जैसे इसके उदाहरण अगर दिए जाएं तो इटली का एटना ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। इसके अलावा हवाई द्वीप का जो ज्वालामुखी है उनमें लावा थोड़ा कम गाढ़ा नहीं होता है, अर्थात बहुत अधिक पतला होता है। उसमें हिबिक जो अभी बताया था हिबिक ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी जागृत अवस्था वाले सक्रिय ज्वालामुखी जिनमें 24 घंटे उद्गार या विस्फोट होता रहता है। इसके बाद अगर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की बात करें तो वो कोटोपैक्सी
विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में है, कोटोपैक्सी। और सक्रिय ज्वालामुखी के बाद उद्गार की अवधि के आधार पर दूसरे नंबर पे आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी या इसे कहते हैं डॉर्मेंट वोल्केनो। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी कहते हैं जिनमें भूतकाल में कभी विस्फोट हुआ होगा और जिसके कारण कई प्रकार की ज्वालामुखी भू आकृतियां स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। और इन ज्वालामुखी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि इन ज्वालामुखी में भविष्य में विस्फोट होगा ही नहीं होगा, ये कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, अर्थात ये ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में बदल सकते हैं, इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और जब आंतरिक जो क्रियाएं होती है पृथ्वी में उसके आधार पर ये ज्वालामुखी कभी भी विस्फोटित हो सकते हैं। और इसके उदाहरण है इटली का वेसुवियस, इटली का वेसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकाताओ। क्राकाताओ में 1883 में विस्फोट हुआ था, उसके बाद अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव या कमजोर प्लेटों के बीच ये क्राकाताओ ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद इसके अलावा जापान का फ्यूजियामा, जापान, इसमें भी काफी साल पहले विस्फोट हुआ था, लेकिन ये माना जाता है इसमें कभी विस्फोट हो सकता है फ्यूजियामा में। जापान के लोग इसे नरक का द्वार कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मृत ज्वालामुखी। इसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। मृत ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी कहते हैं कि जिनमें काफी लंबे समय पहले विस्फोट हुआ होगा, लेकिन जिनके कोई भी पुख्ता तौर पे वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन अंदाज में मान लिया जाता है कि ज्वालामुखी क्षेत्र रहे होंगे जिनमें कभी विस्फोट हुआ होगा भूतकाल में, और भविष्य में इनमें विस्फोट होने की संभावना ना के बराबर है। तो इसके उदाहरण आते हैं ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी। इसके अलावा अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत और अन्य ज्वालामुखी क्षेत्र है जो मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। अगर भारत के ज्वालामुखी क्षेत्र की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग में जो बैरन द्वीप है वो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो ये तो हुआ ज्वालामुखी प्रकार उनके लक्षणों के आधार पर।